Everybody and welcome back to SK Monicus and we're back again with another important chapter and ये हमारा हो जाता है वर्क एनर्जी एंड पावर जो कि हम लोग अगेन डिस्कस करेंगे एंड इस पूरे चैप्टर को एकदम कंप्लीट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन कंसर्न होगा वर्क एंड एनर्जी पे एंड कैसे आप बेसिकली काइंड की ट्रांसमिशन कर रहे हो या फिर किसी भी बॉडी से किसी भी सिस्टम से एक काइंड की एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो एंड ये एनर्जी एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे आप वो करोगे बाय डूइंग वर्क ऑन दैट सिस्टम या फिर वो सिस्टम आप पे वर्क करेगा या तो आप उस सिस्टम पे कुछ वर्क कर सकते हो टू ट्रांसफर और एक्सट्रैक्ट एनर्जी या फिर वो सिस्टम आप पे कुछ वर्क करेगा टू ट्रांसफर और एक्सट्रैक्ट सम एनर्जी. तो ये जो एनर्जी हमारी बेसिकली होती है सिंस फिजिक्स इज ऑल अबाउट इन फिजिक्स यू हैव टू अंडरस्टैंड आपको समझना है कि कैसे आप एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. कैसे हम लोग डिफरेंट सिस्टम से एनर्जी निकाल सकते हैं टू यूज फॉर आवर लाइफ्स. So physics is really very much about this. It is the study of matter and energy which are again the same things. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. हमें एग्जैक्टली समझना है कि वर्क होता क्या है एनर्जी होता क्या है. वर्क इन फिजिक्स डजंट मीन कि आप अपना होमवर्क कर रहे हो या फिर यू आर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स ऑफ एच.सी. वर्मा या फिर एरोडो. तो आपने एक्चुअल में वर्क किया है क्योंकि फॉर दोज ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द चैप्टर आपने किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट से लिखना शुरू किया एंड नो मैटर हाउ मेनी लाइंस यू आर राइटिंग अगर एट द एंड ऑफ इट एट द एंड ऑफ द लाइन आप नेक्स्ट पेज पे जस्ट उसी पोजीशन पे पहुंच गए मतलब आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है. आपने जीरो वर्क किया. सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन फिजिक्स. तो यहाँ पे वर्क को कुछ थोड़ा डिफरेंट वे में डिफाइन किया जाता है एंड इस वीडियो का मेन कंसर्न विल बी टू एक्सप्लेन इट कि आप वर्क एग्जैक्टली फिजिक्स में डिफाइन कैसे करते हो, कैसे पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है एंड आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करके भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करके भी जीरो वर्क कर सकते हो. तो पहले समझ लेते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या देखा. फोर्स देखा था. यहाँ पे आपने फोर्स लगाया एंड ये बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवर्स करती है. ये बॉडी यहाँ पे आ गई. सरफेस पे फ्रिक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. तो चलो मान लेते हैं ये फ्रिक्शनलेस सरफेस हो गया. मान लेते हैं ये फ्रिक्शनलेस सरफेस हो गया. इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि जो म्यू की वैल्यू है ये जीरो है. मैंने इसी म्यू की वैल्यू जीरो है. म्यू के भी जीरो है एंड म्यू एस भी जीरो है. तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस हो गया. इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए एंड ये एक डिस्टेंस ट्रैवर्स कर रहा है एक डिस्प्लेसमेंट ट्रैवर्स कर रहा है. तो हमें क्या पता है फोर्स का मतलब क्या? एक्सेलरेशन. Not exactly, but these are something like equivalent terms. जब भी फोर्स एक्ट करता है एक्सेलरेशन होता है. एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी. अब ये कैसे हो सकता है? ये चेंज इन स्पीड से भी हो सकता है एंड चेंज इन डायरेक्शन से भी हो सकता है. मतलब फोर्स लगा के या तो आप इस ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर रहे हो या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रहे हो. दैट इज व्हाट इट मीन्स, राइट? तो द थिंग इज आप जब इस पे फोर्स एक्सर्ट करोगे नो मैटर व्हाट चेंज दैट इज कमिंग ऑब्वियसली एक डिस्प्लेसमेंट तो ट्रैवल होगी. एक डिस्प्लेसमेंट तो ट्रैवल होगी. तो किसी भी सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करने के लिए ऑब्वियसली अभी हमें डिफाइन करना है. वी हैव टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज एनर्जी. लेकिन टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन मच सिंपलर वेज कि कैसे समथिंग लाइक अ ट्रांसमिशन हो रहा है जैसे लाइक इन अ बैंक द ट्रांसफर और एक्सट्रैक्शन ऑफ कैश होता है. सो नॉट दैट एनीथिंग एक्चुअली एग्जिस्ट लाइक दैट. अगर आप एटीएम में देखते हो तो नॉट दैट एक्चुअली एनीथिंग एग्जिस्ट लाइक दैट. these amounts are like just numbers जो कि ट्रांसफर हो रहे हैं. So when something is some cash or some amount actually is getting transferred from one let's say bank to another, तो ऐसा नहीं है कि these are connected in such a way कि money is actually going. It's just कि एक बैंक से क्या होगा इसकी अमाउंट की वैल्यू हाई हो जाएगी and in the other ATM it will go low. So something very similar happens. एंड अगर हम लोग एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया डिफाइन कर सकते हैं विच अगेन विल कॉल द एनर्जी एंड आई विल एक्सप्लेन इन लेटर वीडियोस. सो इट इज मच इजियर टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. एंड इस चेंज को इस ट्रांसफर को कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क से. वर्क कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे अगर देख लें एक क्वांटिटी जो कि रिलेट हो सकती है विद बोथ हमारी फोर्स जो कि इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रही है एंड इट्स मोशन, वो आप कर सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ दिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. The product of this force and displacement magnitude wise.
तो F टाइम्स S ये वर्क हो सकता है। लेकिन नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर मैंने यही बॉडी माना एंड इसकी डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे हो गई, लेकिन मैंने कंटिन्यूअस फोर्स एक्सर्ट किया था जो कि यहाँ पे किया था एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा। अब आपकी वर्क क्या होगी? वर्क के लिए हमें एक जनरल इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे तो वर्क हो गया, यहाँ पे तो ये वर्क हमारा हो गया द फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन यहाँ पे मैंने फोर्स को लगाया था एट एन एंगल थीटा। अब वर्क क्या होगा? तो अब वर्क में कुछ ऐसे, क्या मैं इसे अगेन F टाइम्स S कर सकता हूँ? नॉट एग्जैक्टली। क्यों मैं इसे F टाइम्स S नहीं कर सकता? यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि S तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, F इस डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब आप इस ऑब्जेक्ट की इस डिस्प्लेसमेंट में कितना कंट्रीब्यूट करें? नॉट एज मच एज यू आर थिंकिंग। आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, इस केस में कंप्लीटली F टाइम्स S अमाउंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो ऑन द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे आपने फोर्स सर्टेन एंगल टू डिस्प्लेसमेंट पे लगाया है, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो आपका फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जा रहा है जो कि कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट को अफेक्ट करता है। लेकिन ये जो F साइन थीटा वाला टर्म है, ये तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ ऐड होता है mg को कैंसिल करने के लिए। मतलब F साइन थीटा वाला टर्म समहाउ डिस्प्लेसमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है। अफेक्ट कौन सा कर रहा है? ये F cos थीटा वाला टर्म जो कि इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जाता है। मतलब मैं क्या समझ सकता हूँ कि कोई भी एंगल हो, द फोर्स दैट इज एक्टिंग टैंजेंशियल या टू द डिस्प्लेसमेंट टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ, या फिर द फोर्स, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटर, द फोर्स दैट इज एक्टिंग पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन। तो वर्क का क्या फॉर्मूला मिला? द पैरेलल फोर्स टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दिस पैरेलल फोर्स? ये वो फोर्स है जो कि डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। मतलब यहाँ पे क्या है? ये तो F cos थीटा है, ये क्या हो गया? Fs cos थीटा। Fs cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर F एंड वेक्टर S, तो ये तो क्या हो गया? वेक्टर F डॉट वेक्टर S हो गया। तो पहली बात यहाँ पे आपको समझनी है, वर्क एग्जैक्टली है क्या? इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर as long as there is a constant force both magnitude wise and direction wise acting on this object। जब तक एक constant force exert हो रही है, तब यहाँ पे आप देखोगे इस certain amount of displacement में कितना work हुआ? this force vector dot this displacement vector, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। चलो, तो ये तो हो गया वर्क। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करते हो, Fs cos थीटा वाला टर्म आता है, F तो हमेशा पॉजिटिव है, S भी हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर F एंड वेक्टर S लिए। ये cos थीटा वाला टर्म पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मतलब आपका वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। ये पॉजिटिव कब होगा? ये पॉजिटिव तब होगा जब cos थीटा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या? व्हेन थीटा लाइज बिटवीन, जब आपका थीटा 0 डिग्री के इक्वल होगा या फिर उससे ग्रेटर एंड स्टिल लेसर देन 90 डिग्री, तब हमारा जो वर्क डन होता है दिस इज पॉजिटिव। तब हमारी वर्क डन पॉजिटिव होती है, इसे ग्रेटर देन 0 एज इन दिस फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब थीटा विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड येट स्मॉलर देन 90 डिग्री, द वर्क डन इज पॉजिटिव। नेगेटिव वाला केस क्या है? नेगेटिव केस है क्योंकि सिंस cos थीटा किस टर्म में नेगेटिव हो सकता है? इट विल बी नेगेटिव इफ दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेसर देन 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे? द वर्क डन इज नेगेटिव। जीरो, जीरो का मतलब 90 डिग्री, इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? इस केस में क्या होगा कि वर्क डन जीरो हो जाता है। तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या? आप समहाउ मोशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब वर्क डन पॉजिटिव होगा, इसका चलो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोगों ने कंसिडर कर लिया आपके पास यहाँ पे यही वाला सिस्टम है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे फोर्स वेक्टर है थीटा। तो आपको जो F cos थीटा यहाँ पे बनेगा, जो कि कुछ ऐसा बन रहा है, F cos थीटा हो गया। F cos थीटा इस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने में हेल्प कर रहा है एंड F cos थीटा इस डायरेक्शन में एक एडिशनल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है।
एक नेगेटिव वाला केस अगर कंसिडर किए तो एफ जैसे यहाँ पे एक्ट होती, तो एक तो एफ साइन थीटा यहाँ पे हो गया, लेकिन एफ कॉस थीटा का कॉम्पोनेंट ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट बनेगा, मतलब आप नेगेटिव वर्क कर रहे हैं। पॉजिटिव वर्क वाला केस, नेगेटिव वर्क वाला केस, इसको अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझे सो इट विल इनफैक्ट बी बेटर। सो आई विल जस्ट गिव अनदर एग्जांपल। जैसे लेट्स कंसिडर ओवर हियर, मैंने लाइक ये मार्कर लिया, आई थ्रो इट अपवर्ड एंड ये नीचे आता है। अब इतना सबको पता है दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन हो रहा है। आई हैव ऑलरेडी टॉट इट इन माय प्रीवियस वीडियोस एंड जस्ट इन काइनेमेटिक्स वी लर्नड इट कि हम लोगों ने ऊपर फेंका नीचे आ रहे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं एंड एवरीथिंग। लेकिन व्हेन इट गोज अप एंड व्हेन इट कम्स डाउन, हम लोगों ने पढ़ लिया, बट इफ यू फोकस ऑन इट, जब ये ऊपर जाते तो डिस्प्लेसमेंट, जब जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा तो द डिस्प्लेसमेंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर के डायरेक्शन में था। एंड जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब पूरी की पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स जो एम वेक्टर जी है, ये तो नीचे की डायरेक्शन में है। तो जब ये ऊपर जा रहे, वेक्टर एस ऊपर है, एम वेक्टर जी नीचे, एंड इवेंचुअली ये रेस्ट पे आ जाते हैं। जब तक यहाँ पे कोई ड्रैग फोर्स नहीं लगेगी, हम लोग इजिली टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, ड्रैग फोर्स लगेगी तब थोड़ा और एडिशनल मैथमेटिक्स कैरी आउट करना पड़ेगा। एंड नाउ द थिंग दैट यू हैव टू फोकस हियर इज कि एंगल क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली द एंगल बिटवीन वेक्टर एस एंड एम वेक्टर जी। ये एंगल थीटा बन रहा है 180 डिग्री। 180 डिग्री पे कॉस थीटा क्या होता है, ये तो नेगेटिव होता है, दैट इज -1। 180 डिग्री का कॉस इज -1। तो यहाँ पे अगर एग्जैक्टली देख भी ले, हियर इज ऑब्वियसली इक्वल टू, हाँ लेसर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे cos थीटा इज ऑब्वियसली लेसर देन 0, ये नेगेटिव टर्म है। मतलब दिस मोशन अंडर ग्रेविटी, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, इज समहाउ द केस ऑफ अ नेगेटिव वर्क। जैसे ये ऊपर जा रहे, ग्रेविटी इस पे एक नेगेटिव वर्क करती है, एंड नेगेटिव वर्क करके व्हाट एग्जैक्टली इज वर्क, वर्क इज आल्सो समहाउ अ मेथड ऑफ इंटरैक्शन। ऑब्वियसली ये क्या है कि जैसे ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट कर रही है, मतलब फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो उसका ओवरऑल कैसे इसने इस मोशन को अफेक्ट किया, दैट इज समहाउ लेट्स से इसके क्वांटिटेटिव मेजर इज समहाउ द वर्क। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं ऊपर गया, रुक गया, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी ने इससे इस पे नेगेटिव वर्क किया। तो इसका काइनेमेटिक्स में एक वे ऑफ एक्सप्लेनिंग है, यहाँ पे एक नेगेटिव एक्सेलरेशन थी, रिटार्डेशन थी। another kind of abstract यहाँ पे explanation कह सकते हैं, but in fact a better explanation कि gravity इस पे एक negative work करे, इसकी वजह से यहाँ तक आया, रुक गया। then what happens, जब ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा वापस, तो एक नेगेटिव वेक्टर s हो जाएगा। अगर ये वेक्टर s है, ये नेगेटिव वेक्टर s से मैं बस वेक्टर s2 कह देता हूँ, वेक्टर s2 हो गया। अब m वेक्टर g भी नीचे है, तो थीटा क्या हो गया, थीटा तो 0 डिग्री हो गया। थीटा 0 डिग्री का मतलब cos थीटा इज ग्रेटर देन 0, cos थीटा तो 1 होता है। तो यहाँ पे सिंस हम लोग देख सकते हैं वर्क डन पॉजिटिव है डाउनवर्ड मोशन के लिए, अंडर फ्री फॉल डाउनवर्ड मोशन के लिए यहाँ पे ग्रेविटी अब पॉजिटिव वर्क करे, एंड ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करे, इसीलिए ये यहाँ से जहाँ पे इसके पास 0 स्पीड थी, यहाँ तक एक कुछ स्पीड लेके आ जाता है। दैट इज हाउ, ऊपर जा रहे तो ग्रेविटी नेगेटिव वर्क कर रही है, जब नीचे आ रहे ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क कर रही है। ग्रेविटी 0 वर्क कब करे, इनफैक्ट नन ऑफ द टाइम यहाँ पे ग्रेविटी 0 वर्क नहीं करे। बट आई विल गिव यू एन एग्जांपल, कि मान लो आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब वर्क डन आप टोटल भी कंप्यूट कर सकते हो, वर्क डन आप बाय अ स्पेसिफिक फोर्स पे कंप्यूट कर सकते हो। यहाँ पे फोर्स वाइज जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हो रहा है, मैंने पूछा कि इसमें ग्रेविटी ने कितना काम किया, ग्रेविटी तो नीचे है, इसमें ग्रेविटी ने कितना काम किया। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं अगर हम लोगों ने फोर्स एक्सर्ट नहीं किया है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, फ्रिक्शन हटा दो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रेविटी डाउनवर्ड है, ग्रेविटी का तो कोई कॉम्पोनेंट है नहीं, ग्रेविटी कोई काम नहीं करती है, तभी तो ये हमेशा चल पाता है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तभी तो हमेशा चल पाता है। तो यहाँ पे ग्रेविटी, वर्क डन बाई ग्रेविटी तो 0 हो गए, क्यों, क्योंकि दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि ग्रेविटी का कोई कंपोनेंट नहीं है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हियर, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन हियर, नॉर्मल रिएक्शन ने भी तो 0 वर्क किया। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, पॉजिटिव नेगेटिव 0 वर्क तीनों हो सकते हैं फिजिक्स में।
अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि सिंस हम लोगों ने वर्क तो बता दिया, बट व्हाट वर्क इज दिस। अब वर्क डन आप बाय स्पेसिफिक फोर्सेस भी हो सकता है, नेट वर्क डन भी हो सकता है। अब वर्क डन बाय मैं फ्रिक्शन भी निकाल सकता हूँ, वर्क डन बाय आपका फोर्स ये वेक्टर एफ भी निकाल सकता हूँ, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन या फिर ग्रेविटी भी निकाला जा सकता है। तो अगर आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है, सो हियर यू विल हैव टू पुट ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट द डिस्प्लेसमेंट। यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो भी फोर्स है आपको वर्क डन निकालने, दैट फोर्स डॉट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड ऑब्वियसली यू आर डूइंग इट वेक्टर वाइज हियर, यहाँ पे तो स्केलर से चल जाएगा। बट अगर आपको टोटल वर्क निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, टोटल उस ऑब्जेक्ट पे काम कितना हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, जो भी कितना टोटल काम हो रहा है, तो उस केस में आपको नेट फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट पुट करना पड़ेगा डॉट वेक्टर एस। सो बाय स्पेसिफिक फोर्सेस जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेविटी से बताया, सो ऑब्वियसली जीरो है, लेकिन इस पे टोटल वर्क जीरो नहीं हो रहे हैं क्योंकि वेक्टर एफ तो इधर काम कर रहे हैं, वेक्टर एफ कुछ काम कर रहा है। That is the thing here. So the total work might not or might be zero, लेकिन that is just a different thing from the work done. ऐसा भी हो सकता है कि आपको total work निकालना है तो आप work done by individual forces निकाल लो and उन सारी works को add कर दो. So that is one way of doing it. वरना the other ways कि आप सारे पहले forces को add कर दो, मतलब net resultant force and that vector dot this displacement vector, that is the work. लेकिन अगेन मैंने एक चीज बताया कि दिस इज बाय ए कांस्टेंट फोर्स, जब तक फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट है आपका एक क्वेश्चन काम करेगा। व्हाट इफ इट इज नॉट, उस केस में विल जस्ट डिस्कस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पॉज द वीडियो एंड रब ऑल ऑफ इट। ऑलराइट, एंड वी आर बैक अगेन। तो हम लोगों ने देख लिया कांस्टेंट फोर्स से कैसे वर्क होते हैं। अब जल्दी से विल लुक एट वेरिएबल फोर्स से वर्क, कि आपके पास एक फोर्स है जो कि कांस्टेंट नहीं है, एंड अभी तो हम लोग मान लेते हैं डायरेक्शन कांस्टेंट है, एंड इसमें बस क्या हो रहा है कि इसमें समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग कि फोर्स की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, सो वेक्टर एफ इज स्टिल चेंजिंग एज अ होल। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मान लो अब हम लोगों ने इतना तो देख ही लिया है, लेट्स से कि मैंने पोजिशन, फोर्स वर्सेस पोजीशन का एक ग्राफ बना दिया, एंड व्हेन आई डू दैट हमें बताए कि व्हाट इज वर्क डन इज द फोर्स टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स टाइम्स चेंज इन पोजीशन। तो इससे मैं इजीली इतना तो पता है कि फोर्स पोजीशन के ग्राफ में मैं वर्क डन को एरिया अंडर कर्व लिख सकता हूँ, चलो लिख सकता हूँ। सो इफ दैट इज द केस, अगर मैंने एक ऐसी वैरिंग फोर्स को देख लिया, ऐसी हो या फिर किसी भी शेप की हो, किसी भी शेप की हो, एक फोर्स जो कि पोजीशन के साथ इंक्रीज करे डिक्रीज करे, कैसे भी मैनर में चेंज करे, अब मैं क्या करूंगा, व्हाट आई डू नाउ इज कि अगर दिस इज हाउ द फोर्स चेंजेस एग्जैक्टली विथ पोजीशन, इस फोर्स को सेगमेंट्स में ब्रेक कर दूं, एंड व्हेन वी डू दैट हमें दिखेगा ईच सेगमेंट के पास एंड इक्वल विड्थ की सेगमेंट्स में ब्रेक करना है। यहाँ पे विड्थ ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं ईच सेगमेंट के पास हमें इक्वल विड्थ में ब्रेक करना है। तो ईच सेगमेंट के पास डेल्टा एक्स अमाउंट की विड्थ होगी। डेल्टा एक्स विड्थ क्या है कि जब फोर्स इतनी थी एंड जब फोर्स इतनी हो गई तो इस ड्यूरेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज डेल्टा एक्स। ऑब्वियसली इन दोनों इंस्टेंट्स, जब फोर्स इतनी थी एंड जब फोर्स इतनी हो गई, तो इन दोनों इंस्टेंट्स के बीच की डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स। ठीक है, हो गया। उसी में हम लोग देख सकते हैं, तो ये वाला पार्ट डेल्टा एक्स हो गया, ये वाला पार्ट डेल्टा एफ हो गया। कैसे, क्या कितने अमाउंट में फोर्स चेंज किया, वी आर नॉट टेकिंग आउट स्लोप एंड और एनीथिंग ओवर हियर, डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको और भी पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, से और भी पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, और भी सेगमेंट्स में ब्रेक कर देंगे, एंड विल कंटिन्यू टू डू सो जब तक द विड्थ ऑफ ईच सेगमेंट डजंट अप्रोच इनफाइनाइट। तो जब द विड्थ ऑफ ईच सेगमेंट अप्रोचेस इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या, द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, the number of segments approaches zero, actual में the width of each segment approaches zero, तो the number of segments will approach infinite। यहाँ पे आपको समझना है कि the width of each segment will approach zero, मतलब the a tiny amount of displacement, not exactly zero, a tiny amount of displacement, तो number of segments over here क्या हो जाएगा, infinite हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। मैंने ये वाला पोजीशन x1 ले लिया, ये वाला x2 ले लिया, जिसके बीच वर्क डन बाय दिस वैरिंग फोर्स निकालना है। अब मैं क्या करूंगा,
अगर मैंने देख लिया कि ऑब्वियसली मुझे पता है कि जब ये डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करेगा, इसे मैं डी एक्स लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। तो मेरे पास एक छोटा सा एलिमेंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा एफ टाइम्स डी एक्स। अब मैं इसे एफ टाइम्स डी एक्स, सिंस एफ तो वेरिंग है, मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसलिए क्योंकि अब ये डेल्टा एक्स इतना छोटा हो गया कि यू कॉल इट डी एक्स, कि जब डी एक्स अमाउंट की डिस्प्लेसमेंट हुई तो उसमें तो फोर्स चेंज ही नहीं हुई। सिंस हम लोगों ने dx को इतना छोटा मान लिया कि फोर्स को चेंज होने में भी तो इट विल टेक इंस्टेंट्स, लेकिन इट इज नॉट इवन इन इंस्टेंट, दैट इज द थिंग। ऑब्वियसली फिजिक्स की लैंग्वेज में इंस्टेंट ही कहेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट की इतनी चेंज इन पोजिशन से दैट इज नो चेंज इन फोर्स, हम लोगों ने ये ले लिया। कैलकुलस अप्लाई करते इट स्टिल होल्ड्स। अब क्या करना है, तो हर dx एलिमेंट के लिए दिस इज वैलिड। हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ dx एलिमेंट्स है, सारों को सम तो नहीं करेंगे, देन यू इंटीग्रेट जिन भी दो नंबर्स के बीच चाहिए, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक f टाइम्स dx, दैट इज द वर्क डन। यू हैव टू लुक एट इट, दैट इज द वर्क डन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, द इंटीग्रल फ्रॉम x1 टू x2 f dx। अभी तक मैंने नोटेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट s लिया था, यहाँ पे मैंने नोटेशन थोड़ा चेंज कर दिया। एंड इनफैक्ट क्योंकि ये क्विट कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, विल बी इनफैक्ट इवन बेटर अगर मैं इसे r ले लेता हूँ। तो r से पोजिशन हो गया एग्जैक्टली, तो अब मैं इसे r ले लेता हूँ, विल बी इनफैक्ट इवन बेटर, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने वही केस कंसिडर किया था जहाँ पे cos थीटा जीरो है, मतलब द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। चाहो तो यू कैन स्टिल कंसिडर जहाँ पे cos थीटा एग्जैक्टली जीरो नहीं है, सो यू हैव f cos थीटा टाइम्स डी आर, जिसे अगेन क्या लिख सकते हो, द इंटीग्रल फ्रॉम r1 टू r2 f पैरेलल टाइम्स डी आर। इसको भी क्या लिख सकते हो, द इंटीग्रल फ्रॉम r1 टू r2 वेक्टर f डॉट वेक्टर dr, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने तीन डिफरेंट नोटेशंस बता दिए फॉर वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स। ये फॉर्मूला 100% ऑल द टाइम वर्क करेगा। सो दिस इज मोर ऑफ अ जनरल फॉर्मूला फॉर वर्क डन। वो जो मैंने प्रीवियस बताया था उसमें ऑब्वियसली ये क्या था कि उस फॉर्मूला में वेन एवर यू हैव कॉन्स्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट करिए, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है एंड डायरेक्शन भी सेम है, तो उस केस में वो फॉर्मूला काम करेगा। ये फॉर्मूला इज लाइक अ जनरल फॉर्मूला। इसमें देख सकते हो कि अगर ऑब्वियसली f cos थीटा कांस्टेंट है, इसको तो आप बाहर ही ले सकते हो। द इंटीग्रल फ्रॉम r1 टू r2 ऑफ dr, वो तो यहाँ पे dr का इंटीग्रल करो r हो जाएगा। r2 माइनस r1 क्या है, डेल्टा है, r है, सो दैट इज f cos थीटा डेल्टा r, एकदम सिंप्लीफाई हो गया। सो वी कैन गेट बैक दैट इक्वेशन अगर यहाँ पे f cos थीटा को या फिर वेक्टर f एज अ होल को कांस्टेंट मानते हैं। सो दिस इज मोर ऑफ अ जनरल फॉर्मूला जो कि हम लोग यहाँ पे इजिली नोटिस कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डिस्कस अबाउट वर्क फॉर दिस एटलीस्ट। यहाँ पे हम लोगों ने एक और चीज क्या देखा कि हियर एज यू कैन सी कि एक कोई भी आपके पास ग्राफ है, फोर्स वर्सेस पोजीशन, रिमेंबर नॉट फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फोर्स वर्सेस पोजीशन। उसमें द एरिया अंडर कर्व is the work done, and if you want I'll tell you this much कि जो वर्क की SI यूनिट है that is जूल, इसे स्मॉल में लिखते हैं। वर्क का SI यूनिट इज जूल एंड इट इज रिटन बाय कैपिटल J। अगर अगर अगेन आप देखो एक जूल कितना होता है, सो 1 जूल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर्ड पर सेकंड स्क्वेयर, इजीली देखा जा सकता है। तो दैट इज 1 जूल। इसके यूनिट्स भी यहाँ से अब आप नॉट यूनिट्स, अगर आप देखते हो इसके डायमेंशंस आर ml स्क्वेयर t टू द पावर -2। So this is some minor tiny information, obviously crucial, which I didn't tell you in the beginning since I was focusing just very much on these concepts, on the core concepts of course. So I told these things in the end, but still never mind about that. हम लोगों ने वर्क तो कवर कर लिया। इन मोर फ्यूचर वीडियोस विल बी ट्राइंग टू कवर दिस एंटायर चैप्टर, तो विल ऑब्वियसली डू इट as soon as possible, and that was all for today's video and thanks to all viewers.